राज्यसभा में भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू, विपक्ष के रवैये को बताया शर्मनाक। कहा, संसदीय मर्यादा भूला विपक्ष, सदन की कार्रवाई हुई बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ से उपजे हालात को लेकर वहां के अधिकारियों से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से CII की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। बैठक का विषय है इंडिया एट 75, गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत। देश सफलतापूर्वक कर रहा है कोरोना महामारी का सामना। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरीके से समाप्त। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ से भारतीय कॉन्सुलेट के कर्मचारियों और कुछ और भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष विमान आज सुबह पहुंचा दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, वह अफगानिस्तान में संकट के राजनीतिक समाधान के लिए सभी हितधारकों के संपर्क में। म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत की चेतावनी, सभी पक्षों के बीच सफल वार्ता नहीं होने की स्थिति में गृह युद्ध संभव। अमेरिका ने की म्यांमार में हिंसा और प्रताड़ना से देश छोड़ चुके लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के रूप में $5 करोड़ की सहायता देने की घोषणा। हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रही है हरियाली तीज। महिलाओं में दिखा खासा उत्साह। तो हेडलाइंस के बाद सबसे बड़ी खबर पे सबसे पहले नजर। और बात संसद की कार्रवाई की। लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मौजूदा मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला था, लेकिन तय समय से 2 दिन पहले ही लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस बार सदन की उत्पादकता महज 22% रही है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा में कुल 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। संविधान 127 और संशोधन विधेयक 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 307 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों तथा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 22 वक्तव्य दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में 3 वक्तव्य भी दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1243 पत्र सभा पटल पर रखे गए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इस सत्र में अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। इसे लेकर मेरे मन में दुख है। मेरी कोशिश रहती है कि सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य हो और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। पिछले 2 वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे। देर रात तक सदन भी चला और कोविड महामारी के समय में भी माननीय सक्रिय रूप से सदस्यों की भागीदारी रही। इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। इसको लेकर मेरे मन में वेदना है।
वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक का राज्यसभा में प्रस्ताव करते हुए चर्चा की शुरुआत की। चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने के अधिकार देने के लिए लाया गया है। ये संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे की रक्षा करने में एक लंबा सफर तय करेगा। राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। इसके अलावा यह पूरे देश में ओबीसी आबादी के लिए शिक्षा और नियुक्तियों में दी गई रियायतों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। वहीं इससे पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल उच्च सदन में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए हंगामे पर बोलते हुए आज भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सदन में जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। सभापति के बयान के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा, जिसे देखते हुए सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। I rise in deep anguish to place on record the way this August House is being subjected to sacrilege, and that too propelled by a sense of competition among some sections of the House since the commencement of this monsoon session. Everything said or done violating, hurting or destroying this sacredness of any place amounts to an act of sacrilege. We are a land of temples, churches, mosques and gurudwaras. These are holy places with demarcated sacred areas which are known as sanctum sanctorum. The Parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. The table area where the officers and supporters of the reporters of the House, the Secretary General and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the House. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond. Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it, withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for a year. I find it difficult to understand as to why the subject was listed in the list of business for yesterday would have prevented any member to raise any issue concerning the farm sector, including 3 farm bills that some members were keen to raise in the House and even demanding their withdrawal. Yesterday was a golden opportunity for the concerned members to have gone on record with their positions on all issues relating to the right of the farmers. But it was not to the, please have the decency at least, and the chair is saying something at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. The positions on all issues to the right of farmers, but it was not to be, as the sole intention seems to be, not to allow the House to function. Sir, 35 bills have been passed. Right at the start of the proceedings of the House yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. And then, what is worrisome, some members of the House have caught the sad moments of sacrilege in the House yesterday and posted it on the social media. While doing so, they only ended up showing the people to the extent which this August House can degenerate to the newfound competitiveness and aggressive disruption by some sectors. I was very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the House, I am sacred to visualize the implications and consequences of such competitive acts of sacrilege in our temples of democracy. I earnestly appeal to the collective conscience of this House to
to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies. If any failure to do would certainly amount to a setback to our parliamentary democracy, to make it irrelevant. I would like to remind all of you that we begin to celebrate 75 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst disruptor. The choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the house like this. I am adjourning the house to meet at 12 a.m. कल राज्यसभा की जब कार्रवाई चल रही थी, कोई विपक्ष के कुछ सांसद जो टेबल होती है सामने, वहां पे जो पीठासीन अधिकारी बैठे होते हैं, सेक्रेटरी जनरल बैठे होते हैं, उस मेज पर चढ़कर विरोध जताने लगे। उस घटना का जिक्र करते हुए सभापति वेंकैया नायडू थे, वो एक तरीके से बेहद भावुक हो गए। ऐसा कम ही मौका होता जब इस प्रकार की भावनाएं दिखाई पड़ती हैं। चेयर जब अपने एक तरीके से एड्रेस कर रहे होते हैं और सदन को सही तरीके से काम करने की बात कर रहे हो, लेकिन उस सबके बावजूद भी विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए हंगामे को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि कल राज्यसभा में जो हुआ वह शर्मनाक करने वाला था। जो पार्टी 2 साल तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाती, उसके नेता ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जो पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे, वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए, फाइलें फेंकने तक आए। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी ऋषि कुमार संसद की कार्रवाई को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ऋषि, लोकसभा की उत्पादकता के लिहाज से बात की जाए, इस मौजूदा मानसून सत्र के लिहाज से महज 22% रहा। ये दर्शाता किस तरीके से समय और पैसे की बर्बादी हुई है और एक राजनीतिक अखाड़े के तौर पर विपक्ष ने इस्तेमाल किया संसद के पटल को। हाँ बिल्कुल अरे, जिस तरीके से अगर इस मानसून सत्र को देखें तो विपक्ष ने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जिसमें कि वो लगातार सदन में व्यवधान करता हुआ दिखाई दिया और उसने सदन के कामकाज को इस बार इतना प्रभावित किया कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोकसभा का जो उत्पादकता है वो इतनी कम रह गई है कि उसको कह सकते हैं कि इतनी कम उत्पादकता से देश में जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, जबकि हमारे पास उत्पादकता सिर्फ 22% ही है। और जहाँ तक घंटों की बात करें तो 17 बैठकों में 74 घंटे सिर्फ कामकाज हो पाया, लेकिन उस 74 घंटों के दौरान भी जो विपक्ष का रवैया है शोर शराबा और हंगामे का रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो जो संविधान संशोधन विधेयक है जिसमें कि ओबीसी की लिस्ट का बनाने का जो अधिकार राज्य को दिया गया है, वह लोकसभा में उस पर चर्चा हो पाई और वो बिल सर्वसम्मति से पारित हो पाया। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें राज्यसभा में भी स्थितियां वस्तुतः वही रही और वहां पर भी व्यवधान जारी रहा और गतिरोध की वजह से जो कामकाज प्रभावित हुआ। हालांकि अभी आंकड़े आना बाकी है जी कि कितना प्रतिशत ये कामकाज राज्यसभा में रहा होगा, लेकिन जो तस्दीक बताती है लोकसभा की, उसी लिहाज से राज्यसभा में भी वस्तुतः स्थिति वही रहने वाली है। कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहाँ अगर हम देखें तो चर्चा के नाम पर सिर्फ कोविड को लेकर 4 घंटे चर्चा हुई, बाकी समय पर शोर शराबा और हंगामा रहा। तो सदस्यों का जो व्यवधान है वो करने का जो तरीका है वो भी ऐसा रहा कि उसकी चारों ओर निंदा की गई, चाहे वो मंत्री से वक्तव्य लेकर उखाड़ना या टेबल पर खड़े होना। इस तरीके के सीन कई बार बताते हैं कि विपक्ष इस बार किस तरीके से आतुर था अपनी जो विरोध करने के तरीके की जो नीतियां हैं उसको लेकर। जी ऋषि, हम जानते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से हाउस का एजेंडा तय होता है, किन विधायी कामों पे हम चर्चा करेंगे, उसमें विपक्ष के लोग भी शामिल होते हैं। उसके बाद कई ऐसे मसलों को शामिल करके चर्चा के लिए लाया गया सरकार की ओर से, बावजूद उसके विपक्ष का हंगामा जारी रहा। मतलब वो चर्चा कराने की मांग कर रहे थे और जब चर्चा हुई तो फिर हंगामा।
बिल्कुल, अगर हम बात करें कि किसानों को लेकर जो चर्चा की मांग लगातार, जिसमें कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष चाहता था कि इस पर चर्चा हो, लेकिन जब हमने देखा कि कल राज्यसभा में जिस तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वहां पर डिस्कशन शुरू हुआ और उस डिस्कशन के दौरान किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, उस समय भी विपक्ष का रवैया यही रहा। और उस समय तो काफी हद तक जो विरोध की जो हदें हैं वो भी पार कर दी गई और सदस्य जो टेबल है, जो सभापति की टेबल के ठीक सामने टेबल पर खड़े हो गए, जिसकी कि संसदीय कार्य मंत्री ने भी निंदा की, सूचना और प्रसारण मंत्री ने निंदा की, और साथ ही साथ जो सभापति हैं उन्होंने आज सुबह पीड़ा व्यक्त की कि इस तरीके के जो व्यवहार हैं उच्च सदन की ओर से अगर देश के सामने जाते हैं तो उससे उन्हें बेहद दुख होता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनका मन भी ऐसी स्थिति में करता है कि सदन ना ही चले तो ठीक। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां बनी और सदन में जो व्यवधान के नाम पर कई बार जो तरीके अपनाए गए, उनको लेकर भी इस सत्र को उचित नहीं कहा जाएगा विपक्ष के दृष्टिकोण से और उनके व्यवहार के दृष्टिकोण से। जी शुक्रिया ऋषि, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, और संसद की कार्रवाई को लेकर हमारे सहयोगी ऋषि हमको बता रहे थे। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद परिसर में पौधा लगाया और कहा कि केवल संसद सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसे एक जन आंदोलन की तरह लेने का काम करना चाहिए। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है वो एक बड़ी चुनौती है और पेड़ों की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। Seeing what is happening in climate change, which has become a real challenge, it is the duty of every person, every citizen to plant, promote and protect trees. It is not only climate change in terms of weather, but we are also seeing threats across the globe as well as in our country. And I appeal to the younger children, young students, to take up this tree plantation in a massive way. State governments at different states, they are also taking it in a big way. But it is the duty of center, state, local bodies and also people to see that they all involved in this tree plantation and make it as a people's movement to protect themselves. और इस वक्त एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक हादसा हुआ है जिसमें एक पहाड़ के दरकने से वहां पर बड़ी संख्या में वाहनों के फंसने या दबने की भी खबर आ रही है शुरुआती तौर पर। और निगोसारी और चौरा के बीच एक बड़ा पहाड़ दरक गया है जिसकी वजह से उस रास्ते से गुजरने वाले कई वाहन उसकी चपेट में आए हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बड़ा हादसे की खबर आ रही है। निगोसारी और चौरा के बीच में एक बड़ा पहाड़ दरका है और बीते दिनों भी हमने देखा है कि कई ऐसी घटनाएं हुई थी। बस और ट्रक और इसके साथ साथ कुछ हल्के वाहनों के भी इस पहाड़ से गिरे मलबे में दबने की आशंका व्यक्त की जा रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि इससे काफी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन शुरुआती जांच में अभी खबर में यही बात सामने आई है कि कुछ बस, ट्रक और हल्के वाहन जो हैं इस मलबे की चपेट में आए हैं। और अपने आप में ये तस्वीरें इस भयावह दृश्य को बताती हैं कि किस तरीके से एक पहाड़ के दरकने के बाद में इस जगह पर एक हादसे की घटना एक सामने निकल के आई है। और ऐसे में तमाम छोटे वाहन, इसके अलावा बस और ट्रक भी इस मलबे की चपेट में आए। हमने बीते दिनों भी देखा था कि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर इस प्रकार से प्राकृतिक मुसीबत ने एक समस्याएं खड़ी की हैं। और भूस्खलन की बात हो, बादल फटने की बात हो या इस प्रकार से पहाड़ों के दरकने की बात हो, कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें इस प्रकार की घटनाएं सामने हुई और जान माल का नुकसान हुआ था। हमारी सहयोगी नंदिनी मित्तल इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ में। नंदिनी, विस्तार से बताइए क्या है पूरी घटना और किस इलाके में हुई है? बिल्कुल, लगातार हम हिमाचल प्रदेश से ये जानकारी दे रहे थे कि विभिन्न पहाड़ लगातार गिरते जा रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं। किन्नौर में एक बार फिर हादसा हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि सांगला घाटी में जब पहाड़ गिरा तो उसने 9 लोगों को अपनी चपेट में लिया और एक कुल को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद अब जो है किन्नौर का जो नेशनल हाईवे है
जो शिमला से किन्नौर को जोड़ता है, वहां पर पहाड़ खिसकने की खबर आई है। ये भी खबर मिल रही है कि इसमें HRTC की एक बस जिसमें काफी लोग सवार थे उसकी चपेट में आ गई है। काफी सारे वाहन भी इसकी चपेट में आए बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये सेफ सीजन है, कुछ ट्रक भी इसकी चपेट में आ गए हैं। अभी ये हादसा कितना बड़ा है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घटनास्थल पर जो है अभी टीम पहुंच नहीं पाई है और उसके बाद पूरी राहत कार्य जारी होगा और पता चलेगा कि वो कौन सी बस थी जो इस हादसे के, इस पहाड़ के गिरने से उसकी चपेट में आ गई है। लेकिन फिलहाल बताना मुश्किल है, जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी हम आपसे साझा करेंगे। नंदिनी, ये जो इलाका है एग्जैक्टली क्या किन्नौर जिले के ज्यादा पास में है या फिर शिमला से ज्यादा पास में? क्योंकि जब हम रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करेंगे तो निश्चित तौर से जो जिला प्रशासन है वो हरकत में आएगा। कहां से ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे रेस्क्यू करने वाले तमाम लोग? हालांकि ये पूरा जो भावानगर का इलाका है किन्नौर से के बिल्कुल पास में है, लेकिन जो भी राहत कार्य होगा वो शिमला और किन्नौर दोनों तरफ से होगा, क्योंकि शिमला से भी इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि 2-3 घंटे या 4 घंटे में शिमला से भी रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाएगी। रामपुर इससे बहुत पास का क्षेत्र है, रामपुर में भी जो NDRF की टीम है, यहाँ ये एक ऐसा इलाका है जहाँ सेना भी मौजूद रहती है। तो दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी कि रिकांगपिओ से और रामपुर से जितनी भी मदद पहुंचाई जा सके वो पहुंचाई जाए। लेकिन ये हादसा कितना बड़ा है अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हादसा अभी 1:45 बजे हुआ है, तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे ही वहां पर SDM या फिर बाकी टीमें पहुंचेंगी उसके बाद ही हम जानकारी दे पाएंगे कि कितना बड़ा हादसा है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने वाहन थे जो इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन एक बड़ा पहाड़ जो है वो दरक गया है, दरक मतलब टूट गया है, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आई हैं और वे पूरे रास्ते को लेकर अपने साथ चली गई हैं। बड़ा हादसा समझ में आ रहा है, कितना बड़ा है ये समय बताएगा जब वहां पर टीमें पहुंचेंगी। जी नंदिनी, हालांकि बहुत जल्दी है और शुरुआती जानकारियां अभी निकल के आ रही हैं, लेकिन क्या जो राजमार्ग है इसके अलावा क्या कोई रिहायशी इलाका भी, कोई गांव भी आसपास संभावित तौर पर जो इसकी चपेट में आया हो, इसको लेकर कोई शुरुआती जानकारी? नहीं, कोई ये जो पूरा इलाका है ये सतलुज का इलाका है। सतलुज के साथ साथ जो सड़क किन्नौर की ओर बढ़ती है वो इलाका है। भावानगर से इसकी दूरी काफी दूर बताया जा रहा है। जैसे हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं, एक सड़क है, नेशनल हाईवे है जो सतलुज और पहाड़ के साथ जा रहा है। पहले से ही ये विश्व का दुर्गम ये जो है ये सड़क मानी जाती है, जहां पर ट्रेवल करना वैसे ही रिस्की रहता है। लेकिन क्योंकि किन्नौर बसा हुआ है, ये जो इलाका है ये स्पीति को भी जोड़ता है, तो एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी, क्योंकि ये सड़क पूरी की पूरी जो है खत्म हो गई है। इसे रिस्टोर करने में कितना समय लगेगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो किन्नौर का इलाका है, स्पीति का इलाका है, वो शेष राज्य से कट गया है। ऐसे में जो सेब की फसल आती है या सब्जियां आती हैं किन्नौर के इलाके से, जो नकदी फसलें हैं वो कैसे लाई जाएंगी, इस पर भी सरकार को विचार करना पड़ेगा। लेकिन कोई रिहायशी इलाका फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है जो इस हादसे का शिकार हो गया हो। ये पूरी सड़क है, नेशनल हाईवे है जो दरक गया है, जो पहाड़ के कारण पहाड़ उसको अपने साथ ले गया है। यहाँ पर जो लोग वाहन है वो क्योंकि इस पर ट्रेवल कर रहे थे, किन्नौर की ओर जा रहे थे या वहां से आ रहे थे, वो इसकी चपेट में आ गए बताए जा रहे हैं। जी नंदिनी, जो ये शुरुआती वीडियो जो आपके माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें हमें संभवतः मौसम खुला हुआ सा नजर आ रहा है। उसके बावजूद इस प्रकार से पहाड़ का दरकना, बीती और कुछ घटनाओं में भी हमने देखा कि जब बारिश नहीं हो रही थी, मौसम खुला हुआ था, तब इस प्रकार के पहाड़ के दरकने की घटनाएं हुई हैं। इसमें एक बड़ा मलबा या बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं गिर के आया है। इस तरीके की घटनाओं को किस तरीके का एक ट्रेंड के तौर पे देख सकते हैं? खासतौर पे हम मानते थे पहले जब बारिश ज्यादा होती तब इस प्रकार की घटनाएं होती थी ज्यादा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो पूरा हम अगर लाहौल स्पीति की बात करें या किन्नौर की बात करें, यहाँ जो पहाड़ है वो बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि और इन इलाकों को बारिश की आदत भी नहीं है, क्योंकि जब भी कभी बर्फ पड़ता है तो सीधा बर्फ पड़ती है, क्योंकि तापमान काफी नीचे चला जाता है। और इस बार जो बारिश हो रही है लगातार हो रही है, जब जब पहाड़ सूखता है उसके बाद जो जहाँ पर जल घुसा हुआ होता है, पानी घुस गया होता है,
वो जो पत्थर है वो अलग हो जाता है, वो चट्टानें अलग हो जाती हैं शेष पहाड़ से, जहाँ पर भी दरारें पड़ती हैं वहां पर पानी मार करता है और वो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे आ जाता है। हमने ये देखा है आमतौर पर पहले भी जब बारिश थम जाती है, तेज धूप लगती है, सूखने लगता है पहाड़, तभी इस तरह के हादसे होते हैं। और इस बार भी जितने भी हमने आपको हादसे दिखाए हैं उस समय मौसम साफ था, बारिश नहीं हो रही थी, तभी ये हादसे हो रहे हैं। ये बहुत आम बात है पहाड़ों में और सभी लोग जानते हैं। इसी कारण बहुत बार जान बचाई भी जाती है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे आ रही है पहाड़ से, तब आप रुक जाते हैं, ये देखते हैं कि कोई बड़ा पत्थर तो नीचे नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत आम बात है जो पहाड़ के लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इस आमतौर पे ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। नंदिनी, आपने जो जानकारी दी कि एक राज्य परिवहन की बस, कुछ ट्रक और कुछ छोटे वाहन संभावित तौर पर इस मलबे की चपेट में आ गए होंगे, इस बस को लेकर क्या जानकारी है? ये बस कहां से कहां की ओर जा रही थी और जिन अन्य वाहनों के बारे में आप अभी शुरुआती तौर पे जानकारी जुटा पाई हैं, उसमें कोई जानकारी कि आखिर ये वाहन कहां से कहां जा रहे थे और ये कौन से संभावित वाहन थे? बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है कि ये बस कहां से कहां जा रही थी। केवल कुछ वीडियो सामने आया है, कुछ लोगों ने उस बस को मलबे के नीचे दबते हुए देखा है। वो क्या आ रही थी या जा रही थी, बहुत दूर से ये वीडियो शूट किया गया बताया जा रहा है। जिसने देखा उसने भी हमारे को बहुत जो कहते हैं कि प्राथमिक जानकारी दी है कि HRTC की बस थी, कुछ ट्रक थे, कुछ वाहन थे जो इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा लोग पहुंचेंगे, जानकारी, पुख्ता जानकारी जो इस हादसे को जिन्होंने देखा है उससे और जानकारी मिल पाएगी कि कितनी थी बस, आ रही थी कि जा रही थी। वो HRTC की बस थी, वो केवल रंग से पहचान पाए कि हिमाचल पथ परिवहन की बस थी जो इस मलबे की चपेट में आ गई है। नंदिनी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े उनको फिर से बता दें कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के पास में ये हादसा हुआ है, जहां पर एक पहाड़ के दरकने से एक राज्य परिवहन की बस, कुछ ट्रक और कुछ हल्के वाहनों के संभावित तौर पर दब जाने की या कहा जाए मलबे की चपेट में आ जाने की खबरें शुरुआती तौर पर आ रही हैं। निश्चित तौर से एक बड़ा हादसा है, जहां पे इस पहाड़ के दरकने से बड़ी और भारी मात्रा में मलबा जो है वो सड़क पे आया, वो राजमार्ग को अपने साथ बहा के ले गया। शिमला और किन्नौर को जोड़ने वाला ये राजमार्ग है और ये सतलुज नदी के साथ साथ चलने वाले पहाड़ों में ये एक हादसा हुआ है। और ऐसे में राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि फौरी तौर पे, जल्दी तौर पे वहां पहुंचा जा सके और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी शुरुआत की जा सके। लेकिन शुरुआती जानकारी और DD न्यूज के माध्यम से हम ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे ये एक बड़ा हादसा फिर से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में देखने को मिला है। इस बात तब जब हमने बीते दिनों भी किन्नौर में देखा था, एक हादसा हुआ था पहाड़ के दरकने से और 9 लोगों की मृत्यु हुई थी और एक पुल के भी टूटने की खबर आई थी। नंदिनी, जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, ये इसके आसपास सेना, SDRF और NDRF की जो मौजूदगी है वो संभावित तौर पे लगभग कितनी दूरी पे मौजूद है, क्योंकि उससे ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कितनी देर में यहाँ रिलीफ पहुंचेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। मेरे ख्याल से जब हम बात कर रहे हैं तब तक जो सेना की टीम या फिर NDRF की ठीक मौके तक पहुंच गई होगी। जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी हम साझा करेंगे, क्योंकि ये दूरी रामपुर की अगर हम बात करें, जो इससे बहुत पास का इलाका है, भावानगर की बात करें, वहां पर एक पावर प्लांट है, किन्नौर की बात करें, रिकांगपिओ, तो लगभग 45 या 50 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन पहाड़ों में ये दूरी काफी ज्यादा हो जाती है। हमारा ये मानना है कि अब तक वहां टीमें पहुंच गई होंगी और जो है राहत कार्य या फिर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया होगा। जैसे ही हम आपस में बात कर रहे हैं उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि अभी मैं जानकारी जुटा नहीं पा रही हूँ, साथ साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है, क्योंकि दूरी, रामपुर की दूरी और उधर से रिकांगपिओ की दूरी, भावानगर जहां पर पावर प्लांट है, इसके आसपास सतलुज जल विद्युत निगम जो बहुत एक बड़ा जो है कंपनी है
और पहाड़ों को बहुत अच्छे से जानती है, वहाँ के इंजीनियर्स भी वहाँ पर होंगे, वहाँ के लोग भी वहाँ पर होंगे और ये सब लोग मिलकर प्रशासन का साथ देकर इस राहत कार्य में अंजाम देंगे, ऐसा हमारा मानना है, जैसे हमने पिछली घटनाओं में भी देखा है। जी नंदिनी, हम जानते हैं कि इस प्रकार की बीती कुछ और घटनाओं के बाद से पूरा राज्य प्रशासन कहीं ना कहीं एक अलर्ट मोड में था और एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जब आप कोई सफर करें, इस प्रकार से यात्रा करें तो ध्यान रखें इन सब चीजों को। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली तमाम राहत एजेंसियां हैं वो एक अलर्ट मोड में रही होंगी। द मोमेंट जैसे उनको मैसेज गया होगा वो त्वरित तौर पे एक तरीके से रेस्क्यू के लिए आगे गए होंगे। बिल्कुल, किन्नौर में अगर हमने पिछले हादसे की बात करें तो तुरंत तौर पर आपने देखा होगा, जैसे ही वीडियो सामने आया, जैसे ही हादसा हुआ, 1-2 घंटे में जो पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा प्रशासन उस इलाके में पहुंच गया। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। हालांकि मौसम काफी खराब था। मुख्यमंत्री जैसे ही पता चलता है पूरी की पूरी प्रशासन को अलर्ट कर देते हैं। वे खुद भी इन हादसों पर बहुत नजर रखे हुए हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं जो हिमाचल के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है और एक कहीं ना कहीं भय का माहौल पैदा करती है। मुख्यमंत्री जो है अभी जानकारी आ रही है, उन्होंने इस घटना का जो है वो ब्यौरा प्रशासन से लिया है और उन्होंने कहा है कि तुरंत कार्रवाई करके वहां पर पहुंचा जाए, क्या हुआ है उसकी जानकारी तुरंत दी जाए और जितना भी बचाव कार्य किया जा सकता है उसे तुरंत किया जाए। एनडीआरएफ की टीम भी उसको भी भेज दिया गया है, वो घटनास्थल की ओर रवाना हो गई है और कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचने वाली है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। नंदिनी, किस तरीके से हम इस बात की भी संभावना कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी मात्रा में मलबा आया है और पास से सतलुज नदी का जो बहाव है, क्या इतना मात्रा में मलबा रहा होगा जो उसमें भी व्यवधान डाल सकता है? क्योंकि अगर एक पानी का बहाव रुकता है तो ऐसे में निश्चित तौर से एक और प्रकार के खतरे की संभावना पनपती है। बिल्कुल ऐसा होता है जब नदी का पास जो है वो कम हो, लेकिन सतलुज नदी ऐसी नदी है जो बहुत ही तेज चलती है। ये कहा जाता है कि सतलुज नदी में अगर कोई भी वाहन, बस जैसे या ट्रक भी समा जाए तो वो कहीं उसका पता नहीं चलता है। इसका बहाव इतना तेज है, इस समय इसका जो पानी है वो बिल्कुल मटमैला है, उस पर कोई भी अगर वाहन चला जाए उसका ढूंढना संभव ही नहीं हो पाता है। ऐसे में पहाड़ का गिरकर नदी के बहाव को रोक पाना ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किन्नौर से जो नदी का बहाव है बहुत तेज इसलिए है क्योंकि ये ऊपरी इलाके से नीचे की ओर आ रही नदी है और सतलुज नदी के बहाव में कोई भी पत्थर, कोई भी पहाड़, कोई भी बड़ी से बड़ी चट्टान इसको रोक नहीं पाती है। तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात, आपने बोला कि क्या कोई खतरा पैदा हो सकता है नीचे, तो इस तरह का खतरा भी कोई पैदा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ा हादसा है, दुखद हादसा है, पहाड़ों के लिए एक अलार्म है। जैसा अभी हम इससे पहले खबर में देख रहे थे कि जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने कहा कि पर्यावरण की ओर हमें चिंता करनी चाहिए। यकीनन हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए और ये सारे जो दरकते पहाड़ हैं ये चेतावनी दे रहे हैं कि पर्यावरण से इस तरह का खिलवाड़ करना उचित नहीं रहेगा। बिल्कुल नंदिनी, फिलहाल शुक्रिया इस बड़ी खबर पर हमारे साथ में जुड़ने और ताज़ा अपडेट देने के लिए। आप और जानकारी जुटाइए, आगे बुलेटिन्स में भी हम आपके साथ ये खबरें साझा करते रहेंगे और आपसे जानकारी जुटाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इस वक्त कुछ और ताज़ा तरीन खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ से उपजे हालात को लेकर वहां के अधिकारियों से बात की है और हर सहायता देने का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी ने वहां के सांसद भी हैं। दरअसल वाराणसी में बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। गंगा और वरुणा पलट प्रवाह के कारण खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शहर के निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक वाराणसी में गंगा का जलस्तर 72.01 मीटर पर था। इससे 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। घाटों में काफी आगे निकल चुकी गंगा की धारा अब सड़कों पर प्रभावित हो रही है। गंगा वरुणा तटवर्ती तमाम गांव मोहल्ले घिर गए हैं तो घरों में एक मंजिल तक पानी भर गया है। कुछ ने छतों पर डेरा डाला है तो बाढ़ क्षेत्र से निकलने के लिए तमाम लोग परेशान भी हैं। पानी शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के कारण 25,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। यदि बढ़ाव ऐसे ही होता रहा
तो आगामी समय में बाढ़ के उच्चतम बिंदु 73.901 मीटर तक जल स्तर पहुंच जाएगा। हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। और बनारस के इस वक्त क्या हालात है, हमारे सहयोगी संवाददाता हरिकेश बहादुर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। हरिकेश, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? क्या अभी भी लगातार गंगा नदी में पानी की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? आर्येंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद भी हैं और उन्होंने यहाँ के जिलाधिकारी से बात की और साथ ही मैंने भी जिलाधिकारी से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रधानमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है एक एक क्षेत्र के बारे में, चूंकि यहाँ के सांसद हैं, एक एक क्षेत्र के बारे में और लोगों को किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, किस तरह का राहत सामग्री दिया जा रहा है, इसके बारे में उनसे चर्चा की और उनसे कहा कि किसी भी समय जिस सामान की सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, आप किसी भी समय आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जबकि जिलाधिकारी का कहना है कि जो पीएमओ है उसके अधिकारी लगातार उनके संपर्क में बने हुए, उनसे लगातार बनारस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और रविवार को यहाँ के उत्तर प्रदेश के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री महेंद्र सिंह जी आए थे, जिन्होंने कि हवाई सर्वे किया यहाँ का और बलिया गाजीपुर जो आर्येंद्र, उनका ये कहना था जल शक्ति मंत्री का कि चंबल जो राजस्थान से बहती है वहाँ जल छोड़ा गया है, जिसके वजह से यहाँ पे गंगा में पानी बढ़ गया है और गंगा से जो एक वरुणा नदी है जो वाराणसी का आकार देती है काशी को, वो वरुणा नदी में पलट प्रवाह शुरू हो गया है, जिसके कारण जैसा आप अभी बता रहे थे दर्शकों को कि जो आसपास के गंगा के किनारे के जो मोहल्ले हैं, गांव हैं, उनमें जो है बाढ़ की स्थिति है। जबकि यहाँ पे एनडीआरएफ पूरे जिला प्रशासन पूरे मुस्तैद है, लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहा है। जो लोग अगर बाढ़ में फंसे हुए हैं तो उनको भी उचित स्थान पे पहुंचा रहा है। महेंद्र सिंह जी ने खुद, ये जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर मुआयना किया, लोगों को राहत सामग्री भी दी और देखा कि किस तरह से जिला प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनमें 3 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो लोग भी एनडीआरएफ की मदद से अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और एनडीआरएफ और जिला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो भी इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा कल जैसी सूचना है कि मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं वाराणसी के दौरे पर और बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं उनका दौरा भी करेंगे और यहाँ के जो मदद की जा रही है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जो लोग हैं उनसे भी उनको भी देखेंगे, मुआयना करेंगे। जिला प्रशासन की जो महेंद्र सिंह मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी तारीफ की थी और प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की है उससे भी जिला प्रशासन का मनोबल लगातार बढ़ता है जब इस तरह की स्थिति होती है। और यहाँ पर जिला प्रशासन जो बाढ़ सामग्री वितरण करने से लेकर लोगों को उचित स्थान पर पहुंचाने या पुनर्स्थापित करने के साथ ही अपना कार्य कर रही है। और जो जैसा कि अभी आप नंदिनी से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि मौसम अच्छा है, जबकि यहाँ पे सुबह से ही बारिश हो रही है और गंगा का जलस्तर जो है वो जो 1 सेंटीमीटर आपने बताया सुबह जो घोषणा की गई थी, वो 1 सेंटीमीटर पर घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आर्येंद्र, शुक्रिया हरिकेश इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। आप लगातार जानकारी जुटाइए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। इस बैठक का विषय इंडिया एट 75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत है। आज से शुरू हो रही CII की इस वार्षिक 2 दिवसीय बैठक को विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि वक्ता के तौर पर सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और आर्थिक नीतियों के लिए समन्वय मंत्री हेंग स्वी कीत संबोधित करेंगे। इस आयोजन में अनेक मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज शाम भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करूंगा। भारत सरकार सुधार को और मजबूत करने की दिशा में विभिन्न हितधारकों के साथ काम करती रहेगी ताकि आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक प्रयास को पूरा किया जा सके।
और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ में मौजूद। सुधाकर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में सबसे ज्यादा जोर इस बात को लेकर होगा कैसे आर्थिक सुधारों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि उनके ट्वीट से ये एक संदेश दिखाई पड़ रहा है। जो बिल्कुल सही कहा आपने आर्येंद्र, और ख़ासतौर से ये आयोजन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस भी पास है, और प्रधानमंत्री के शब्दों में वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, अगर हम अगले 25 वर्षों के लिए भारत को, जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो, उस वक्त हम भारत को जिस मुकाम पर देखना चाहते हैं, उसके लिए आज से मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिशें करनी पड़ेगी, और उसमें निजी क्षेत्र और एक तरह से कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, उसकी एक बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। तो उस लिहाज से कह सकते हैं बहुत ही अहम बैठक, और हम जानते हैं कि एक ऐसी बुनियाद के ऊपर ये बैठक हो रही है। बीते 7 वर्ष ऐतिहासिक न सिर्फ सुधारों के रहे हैं, बल्कि कोरोना महामारी के वक्त में जब पूरी दुनिया थम गई थी, तो उस वक्त भी भारत ने दिखाया कि भारत के पास वो रिजिलियंस है, वो स्ट्राइक बैक करने की क्षमता है, और उस दौरान भी इस तरह की आपदा की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था को चलाने और बढ़ाने की क्षमता है, तो वो भारत ने करके दिखाया। और आज आंकड़ों के लिहाज से भी बात करें आर्यन, तो बीते महीने जुलाई की बात करें तो जुलाई में रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट किया है। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है। तो विदेशी निवेश के मामले में बात करें तो जब दुनिया में एक तरह से नेगेटिव ग्रोथ हो रहा था विदेशी निवेश का, कोरोना महामारी के समय में भारत में 20-25% ज़्यादा विदेशी निवेश आया। तो ये दुनिया का जो एक भरोसा भारत के ऊपर बढ़ा है बीते 6-7 वर्षों में, जिस तरह से सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया हर क्षेत्र में, कई जो बड़े सेक्टर्स हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, श्रम की बात हो, इस तरह के बड़े सेक्टर्स में जो काम किए, तो उन बुनियादों पर खड़े होकर किस तरह से आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है इन तमाम मुद्दों की चर्चा पीएम मोदी कर सकते हैं। आर्यन, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरकार और व्यापार कैसे मिलकर एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े, ये एक थीम भी रखी गई है इंडिया एट 75 को लेकर। शुक्रिया सुधाकर फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिश्रण पर एक अध्ययन करने की अनुमति दी है। यह अध्ययन और इसका क्लिनिकल परीक्षण वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। इससे पहले 29 जुलाई को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने इस अध्ययन को करने की सिफारिश की थी। इस अध्ययन का उद्देश्य ये है कि टीकाकरण पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन की खुराक दी जा सकती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 41,38,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 53 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड के टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 72,40,000 से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। 2 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,353 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं अब तक 3 करोड़ 12,20,881 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.45% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामले 140 दिन में सबसे कम 3,86,351 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर रविवार की साप्ताहिक बंदी समाप्त करते हुए बाजारों की साप्ताहिक बंदी की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल, रेस्टोरेंट और का संचालन शुरू किया जा सकेगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। गौरतलब है कि आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह पटरी पर लाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में आवासीय को छोड़कर सभी स्कूलों को कल से 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि स्कूलों में अध्यापक और अन्य कर्मियों की उपस्थिति बनी रहेगी। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग को आवासीय विद्यालयों को कोविड रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने के लिए कहा गया है। सरकार ने पहले आवासीय सहित सभी स्कूलों को कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए 2 अगस्त से खोलने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अपना कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र, दूसरी खुराक या 72 घंटे वाली नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट शुक्रवार से 24 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसे भी लाना अनिवार्य होगा। एहतियात के तौर पर शुक्रवार से सार्वजनिक परिवहन बसों के अंतर राज्य और अंतर जिला आवाजाही सहित सभी सार्वजनिक परिवहन में 50% तक यात्रियों को बिठाने का ही निर्णय किया गया है। वहीं चंडीगढ़ में आज से कॉलेज खुल गए हैं। नए एडमिशन के लिए छात्र कॉलेज पहुंच रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक संस्थान के संचालक जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम अपना सकते हैं। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ से भारतीय कौंसुलेट के कर्मचारियों और कुछ और भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष विमान आज सुबह दिल्ली पहुंचा है। इस विशेष विमान के जरिए 50 लोगों को भारत वापस लाया गया है। ये विशेष विमान आज सुबह हिंडन एयरबेस पर भारतीयों को लेकर लौटा है। अफगानिस्तानी सेना और तालिबान के बीच मज़ार शरीफ के बाहरी इलाकों में भीषण युद्ध को देखते हुए भारत ने कल मज़ार शरीफ में सक्रिय अपने एकमात्र महावाणिज्य दूतावास से भी कर्मचारियों और कुछ भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया था। वहीं इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि वे विमान सेवाओं के बंद होने से पहले स्वदेश लौटने के लिए वे तत्काल यात्रा का इंतजाम करें। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा बढ़ने के बाद कई प्रांतों और शहरों से वाणिज्यिक विमान यात्राएं सेवाएं स्थगित की जा रही हैं। एक सुरक्षा परामर्श में सलाह दी गई है कि अफगानिस्तान में संचालित भारतीय कंपनियां यात्रा सेवाएं स्थगित होने से पहले अपनी परियोजनाओं से भारतीय कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकालें। और अफगानिस्तान के इस वक्त किस प्रकार के हालात है उस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमृत, किस तरीके से देखा जाए दिन ब दिन बिगड़ते हालात के बीच में हर एक भारतीय को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाने की जो जिम्मेदारी अब सरकार ने तेजी से आगे बढ़ाई, इस पर कैसे आगे बढ़ा जा रहा है? आरिंदर, अपना सवाल एक बार दोबारा दोहरा देंगे? अफगानिस्तान से हर भारतीय सुरक्षित वापस भारत आ सके, इसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, भारत ने कल ही एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की थी कि जो हमारी मिशन है काबुल में, उन्होंने कि जो भी इंडियंस अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं या विजिटिंग हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ लगातार खराब होती जा रही है, खास करके कुछ शहरों में, तो वहाँ से इंडियंस को अपने अरेंजमेंट्स करने चाहिए वापस आने के लिए, क्योंकि ये ना हो कि बाद में कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो जाएं और इंडियंस वहाँ से निकल ना पाएं। तो ये एक सिक्योरिटी एडवाइजरी इशू की थी कल ही। और कल क्या हुआ कि मज़ार शरीफ में, क्योंकि तालिबान ने एडवांसेस किए हैं, तो मज़ार शरीफ से जो हमारी कॉन्सुलेट है वहाँ से इवैक्यूएट किया गया हमारे डिप्लोमैट्स को, हमारे पर्सनल को और कुछ सिविलियंस को। वो जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज करीब 50 लोगों को लेके आज सुबह दिल्ली पहुंचा और वो इवैक्यूएशन हुई है। बाकी भारत लगातार इंडियंस को ये कह रहा है कि आपको अगर दिक्कत है तो आप एम्बेसी से राब्ता कायम करें, हम आपकी इवैक्यूएशन के लिए प्रोसेसेस खोलेंगे, और अगर आपको कमर्शियल फ्लाइट्स मिल रही हैं आप अफगानिस्तान छोड़ दें, क्योंकि अब स्थिति अफगानिस्तान में बद से बदतर होती जा रही है। काबुल को छोड़कर और अगर बात करें, बल्ख प्रोविंस की बात करें, मज़ार शरीफ जो उनका कैपिटल सिटी है बल्ख प्रोविंस का, तो वहाँ, तो ये सब को देखते हुए इवैक्यूएशंस पर भारत जोर डाल रहा है। शुक्रिया अमृत, फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओए, ये कोरोना कब जाएगा? क्या पता डिग्री में
पता, नौकरी मिलेगी क्या पता। बड़े बड़े शहरों में करनी थी पढ़ाई, सपने सारे हो गए हैं लापता। ओ मेरे टॉपर्स, बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ। upgrad.com। और ब्रेक के बाद अब देखते हैं व्यापार जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या बड़ी खबरें अगर हम व्यापार की बात करें तो? धन्यवाद आरेंद्र। आज सबसे बड़ी खबर तो प्रधानमंत्री का एड्रेस ही है CII, और ये पूरा का पूरा जो दिन है काफ़ी पावर पैक्ड रहने वाला है। जो तमाम आर्थिक मंत्रालयों के मुखिया हैं इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसके दबाव में भारतीय अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। हर क्षेत्र में सुधार दिख रहा है। वित्त मंत्रालय ने कल एक आर्थिक रिपोर्ट जारी की और उसने कहा कि कर वसूली से खपत और निर्यात तक हर क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी हैं। टीकाकरण की गति तेज रही तो विकास दर और भी बेहतर हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि GST और दूसरे करों में वसूली बढ़ने से राजकोषीय दबाव कम होगा और दूसरी लहर के दबाव में काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन अगर अगली लहर आती है तो ये तेज टीकाकरण और बचाव के प्रोटोकॉल ही मददगार साबित होंगे। महंगाई को छोड़ दिया जाए तो दूसरे सभी क्षेत्रों में उत्साहजनक आंकड़े हैं। मई और जून की खुदरा महंगाई दर 6% के पार चली गई थी, जो चिंता का विषय है। इसके इतर पूंजी बाजार रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। म्यूचुअल फंड निवेश, सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल और कर्ज की वृद्धि दर काफ़ी तेज बढ़ी है। गैर खाद्य क्षेत्र में कर्ज की दर 6.5% है, जो करीब 4.5 महीने में सबसे ज़्यादा। और सेंसेक्स की बात करें, मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 142 अंक 44,696 के स्तर पर खुला। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 अंकों की बढ़त के साथ 16,330 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त बाजार काफ़ी फ्लैट है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो छोटे और मझोले शेयर हैं उनमें थोड़ी सी तेज़ गिरावट दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग जो निवेशित थे यहाँ पर वो इस वक्त पैनिक में हैं। हालांकि जब भी होता है करेक्शन मोड में आता है तो सबसे ज़्यादा असर जो है इन्हीं स्टॉक्स पर पड़ता है। भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, SBI, JSW स्टील और HDFC बैंक कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है। जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स उसमें श्री सीमेंट्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा शामिल है। फिलहाल व्यापार प्राइम में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं इनके पास बाकी खबरों के लिए। शुक्रिया अजय, इन तमाम खबरों को हमारे साथ में साझा करने के लिए आपका। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ओए, ये कोरोना कब जाएगा? क्या पता, डिग्री मिलेगी क्या पता, नौकरी मिलेगी क्या पता। बड़े बड़े शहरों में करनी थी पढ़ाई, सपने सारे हो गए हैं लापता। ओ मेरे टॉपर्स, बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ। upgrad.com। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और कुछ देर पहले हमने आपको बताया था हिमाचल के किन्नौर में किस प्रकार से एक पहाड़ के दरकने से एक बड़ा हादसा हुआ। इस घटना के बाद में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना की हो सकता छोटी गाड़ी भी हुई हो, और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट प्रोटोकॉल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। NDRF की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिस हादसे का जिक्र कर रहे थे
उस हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया, मलबा बड़ी मात्रा में पहाड़ से नीचे आया और अपने साथ में जो पूरा एक राजमार्ग था, सड़क थी, उसको अपने साथ नीचे ले गया। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इस मलबे की चपेट में एक राज्य परिवहन की बस भी आई है, कुछ एक आध ट्रक भी है, इसके साथ साथ कुछ और छोटे वाहन भी हो सकते हैं और ये अपने आप में ये एक बड़ा हादसा हो सकता है। हमारी सहयोगी नंदिनी मित्तल हमारे साथ में जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करते हैं। नंदिनी, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास में? बिल्कुल, अभी सूचना हमें मिल रही है कि 20 से अधिक लोगों के इस मलबे में दब जाने की आशंका जताई जा रही है। ये संख्या काफी अधिक भी हो सकती है क्योंकि जो बस ये किन्नौर से शिमला की ओर आ रही थी, ये फंस गई है, ये इस मलबे की चपेट में आ गई है। कई अन्य वाहन भी इसकी चपेट में हैं। अगर हम फोटोग्राफ्स में देखें तो कुछ ट्रक भी नजर आ रहे हैं। अभी जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंच गया है, लेकिन इस जगह पर चट्टानें खिसकना जारी है, तो हादसे का जो एग्जैक्ट पॉइंट है वहां तक वे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब वो वहां पर पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा पत्थर गिरना बंद होंगे, तभी जो टीम है वो वहां पे जाएगी और बचाव कार्य शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल कितने लोग हैं, लेकिन काफी बड़ी संख्या बताई जा रही है, 20 से ज्यादा ही लोग बताए जा रहे हैं। इनकी संख्या 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, कितनी है ये कहना अभी मुश्किल है। नंदिनी, क्या अभी भी पत्थर गिर रहे हैं आप जो बता रही हैं? जी, पत्थर लगातार गिर रहे हैं। जो हमारा रिपोर्टर वहां पर पहुंच गया है उसके अनुसार पत्थर लगातार गिर रहे हैं। यही कारण है कि टीम अगर भेजी जाती है उस जगह पर तो उनकी भी चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। जब तक पत्थर गिरने बंद नहीं होंगे तब तक जो है वो कोई संभावना नहीं है कि टीम वहां पर पहुंचे और बचाव कार्य कर सके। तो इंतजार किया जा रहा है, पत्थर गिरने से रुकने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ये रुकेंगे, वहां पर लोग पहुंच चुके हैं, प्रशासन पहुंच चुका है। जहां तक कि हमारा जो रिपोर्टर है रामपुर का, वो भी घटनास्थल पर पहुंच चुका है। जैसे ही पत्थर रुकेंगे बचाव कार्य किया जाएगा। नंदिनी, हमने सुना मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बस उसकी चपेट में आई है, इसके अलावा कुछ और वाहन भी हो सकते हैं। आपकी अपनी जानकारी शुरुआती, क्या जिस बस को लेकर हम बात कर रहे थे, ट्रक और कुछ और निजी वाहन, कितनी गाड़ियां संभावित तौर पे हो सकती हैं? कोई शुरुआती एक अंदाजा, कोई जानकारी? जो इनिशियल जानकारी हमारे पास आई थी उसके हिसाब से एक HRTC की बस, उसका रंग क्योंकि HRTC जैसा था, इसलिए जिसने भी जो उसका चश्मदीद गवाह था, जो उसको देख रहा था, इस पूरी घटनाक्रम को जिसने प्रशासन के संज्ञान में लेकर आया है, उसके अनुसार ये HRTC की बस थी, कुछ ट्रक थे और जो ये शिमला की ओर आ रही थी। अब ये पता चल रहा है कि कौन सी कहाँ से चली है। कोई कह रहा है कि पूछ से चली है, कोई कह रहा है रिकांगपिओ से चली है। कहाँ से ये चली है अभी बताना मुश्किल है, लेकिन वो राज्य पथ परिवहन की बस है। एक ट्रक भी उसकी नजर में आया और कुछ वाहन छोटे जो शिमला से किन्नौर की ओर जा रहे थे वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए हैं। अगर हम चित्रों को भी देखें तो आपको नजर आएगा कि एक ट्रक नजर आता है, उसमें दबा हुआ बस का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है, कुछ वाहन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस जगह पर नहीं पहुंचा जा रहा है, बहुत दूर से खींचा हुआ क्षेत्र है, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों की संख्या बड़ी है, क्योंकि बस जब किसी रिमोट एरिया से शिमला की ओर आती है तो उसमें सवारियां भी ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर 5-6 वाहन, जैसे एक बस और कुछ वाहन भी चपेट में आए होंगे तो भी जो संख्या है वो काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल, और ये शुरुआती जानकारी के आधार पर हमारी सहयोगी नंदिनी मित्तल हमको बता रही है कि किन्नौर में किस प्रकार से एक बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल अभी 20 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। शुक्रिया नंदिनी, फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। अगली खबर जो कि फिल्म जगत से जुड़ी हुई, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन के लिए विश्व की बेहतरीन फिल्मों के चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसमें आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2021 है और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2021 है। इंडियन पैनोरमा 2021 के लिए फिल्मों के चुनाव करने के दौरान
कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इंडियन पैनोरमा दरअसल इफ़ी महोत्सव का एक प्रमुख घटक है, जिसके तहत फिल्म कला के प्रचार के लिए सबसे अच्छी समकालीन भारतीय फिल्मों को चुना जाता है। इफ़ी का 52वां महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इस खबर के साथ फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।